हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है बहू सर्वगुण संपन्न ही क्यों चाहिए। बहू चाहिए सर्वगुण संपन्न, यानी कि वह घर परिवार परंपराओं के साथ चले, शिक्षित होने का उस पर ठप्पा भी लगा लो। प्रज्ञा सोचने पर मजबूर थी कि कर्तव्यों की कसौटी पर बहू ही क्यों खरे उतरे। बेटे से यह उम्मीद क्यों नहीं की जाती। राहुल सुबह से 3 बार पढ़ चुके अखबार में सिर डालकर बैठे हुए थे। प्रज्ञा मेज पर खाना बना रही थी, तभी राहुल के फ़ोन की घंटी बजी। नमस्ते मामा जी। खुश रहो मयंक, और सुनाओ क्या हाल चाल है। राहुल ने बड़े बिंदास लहजे में कहा। प्रज्ञा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राहुल और मयंक कहने को तो मामा भांजे थे, पर मयंक राहुल से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था। मयंक बड़ी ननद का बेटा था और राहुल घर में सबसे छोटे थे। दीदी की शादी के वक्त राहुल मुश्किल से 10 से 12 साल के ही थे। राहुल अक्सर बताते थे, मयंक जब छोटा था हमें उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। मयंक राहुल के लिए एक गोल मटोल खिलौने की तरह था। छोटे मामा की उंगली पकड़ वह सारा बाजार घूम आता। गर्मी की छुट्टियों में मयंक के आगमन से पहले ही फ़ोन पर सारी योजनाएं बन जाती। दीदी से छिप कर राहुल ने मयंक को स्कूटी चलाना भी सिखाया था। सच पूछो तो कहने को तो उनके मामा भांजे का रिश्ता था, पर उन सब से ऊपर एक मित्रता का भाव भी जुड़ा हुआ था। शायद इसी भाव के कारण ही वह एक दूसरे से खुलकर बात कर लेते थे। और भाई, शादी वादी का क्या विचार है, करनी है कि नहीं? मयंक राहुल की बात सुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। करनी है मामा जी, वह भी कर ही लेंगे। पहले कुछ कमा तो ले, वरना आपकी बहू को कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे। मयंक शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। इंजीनियरिंग के बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया। नौकरी करने के साथ साथ उसने एमबीए भी कर लिया। एमबीए करने के बाद मयंक की लंदन में एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, अब सब शादी के लिए हल्ला मचा रहे थे। मयंक ने सभी चुटकी लेते थे। अरे भाई, कोई हो तो बता देना। पर ना जाने क्यों एक अनदेखा डर सबके मन में बैठा हुआ था, कहीं सचमुच वह किसी गोरी मेम को लेकर खड़ा ना कर दे। राहुल ने हवा में तीर छोड़ा। कोई लड़की वड़की देख रखी हो तो पहले ही बता दो, फिर ना कहना मामा ने पूछा नहीं। तुम्हारे नाना पीछे पड़े हैं, तुम बता दो, वरना हम लोग लड़की देखेंगे। तभी पीछे से प्रज्ञा चिल्लाई, मयंक पहले बता देना, अचानक से सरप्राइज मत देना। कम से कम हम अपनी मामी को तैयार करने का मौका तो दे देना, वरना तेरी बीबी कहेगी कि किन लोगों के बीच आ गई। प्रज्ञा ने राहुल से फ़ोन ले लिया। मयंक ना जाने क्यों शर्मा गया। मयंक, कैसे हो बेटा? प्रणाम मामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस वही दाल रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम बताओ, कोई लड़की वड़की देखी कि हम लोग देखें? आप भी मामी जी। अरे मुझसे क्या शर्माना, जो भी हो साफ साफ बता देना। मयंक ने बड़ी रटाया जवाब दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वह चाहे कितना भी समझदारी का ढोंग कर ले, पेट में शक की मरोड़ उठती ही रहती है। प्रज्ञा ने एक दिन सोशल मीडिया पर मयंक को अपनी साथी महिला कर्मचारी के साथ पार्टी करने की फ़ोटो देख ली थी। छोटे छोटे कपड़े में लड़कियां हाथ में रंगीन गिलासों के साथ तितली की तरह खिलखिला रही थी। ना जाने क्यों तब से प्रज्ञा के दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था। वह कुछ दिनों से इसी फिराक में थी कि मयंक से बात कैसे निकलवाई जाए। प्रज्ञा ने अपनी आवाज़ को गंभीर बनाकर कहा, मयंक, शादी तो करनी ही है, पर हर आदमी तुमसे कुछ ना कुछ कहेगा ही, पर निभाना तुमको है। इस सब चीज़ों में दूसरों की नहीं, खुद की सुनो। कल कोई ऊंच नीच हुई तो सब पल्ला झाड़ लेंगे। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, इसका निर्णय तुमको लेना होगा। मामी की बात सुनकर मयंक के दिल में छिपे विचारों को मनोबल मिल गया। शायद आज से पहले किसी ने उसके इस ढंग से बात नहीं की थी, किसी ने कभी उसका दृष्टिकोण जानने का प्रयास ही नहीं किया था। मयंक, कहना तो नहीं चाहिए, सब मेरे अपने ही हैं, पर तुम्हारे घर या फिर यहाँ तुम्हारे नानी के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि नए ज़माने की लड़की अपने आप को एडजस्ट कर ले। सच पूछो तो उस वक्त के साथ बदलना भी नहीं चाहते।
हम लोगों की बात छोड़ो, हमने तो जैसे तैसे निभा लिया, पर तुम्हारी पीढ़ी यह सब नहीं झेल पाएगी। सच कह रही हो मामी। घर पर पापा मम्मी दादी ताऊ ताई जी सब शादी के पीछे पड़े हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी एक फ़ोटो लेकर खड़ी हो जाती है। मैं उनके खुल कह नहीं पाता कि अचार मुरब्बा वाली लड़की मुझे नहीं चलेगी। मयंक की बात सुनकर प्रज्ञा खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रज्ञा सोचने लगी, सच ही तो कह रहा था मयंक। उसकी शादी के समय पापा ने भी तो शौक में यही सब तो लिखवाया था। शौक से यही सब तो लिखवाया था। मयंक ने बड़ी लापरवाही से आगे कहा, मामी जी, आजकल के ज़माने में यह सब खाता कौन है? सब तो फिंगर कौन्स हैं खाते हैं। वैसे भी आजकल तो बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है। फिर भी बेटा, प्रज्ञा के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। यही मयंक खाने के लिए बचपन में दीदी को कितना नाच नचाता था। दीदी हाथ में थाली लिए मयंक के पीछे भागते भागते हार जाती थी। गलत तो नहीं था कहा था मयंक ने। मामी जी अक्सर कहती थी, आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करना चाहती, ऊपर से तुर्रा यह कि पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बनाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। प्रज्ञा सोचने लगी, उसके पापा ने भी तो उसकी शादी के वक्त कुछ इसी तरह के शौक़ और विशेषताएं लिखवाई थी। कुछ तो ऐसी भी चीज़ें शामिल थी जिन पर उनके दूर दूर तक नाता नहीं था। उन दिनों कुरकुरी बेकरी बड़े लोगों की चीज़ हुआ करती थी। पापा ने वह भी लिखवा दिया। शायद लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी को कमतर नहीं दिखाना चाहते थे, या शायद यह भी हो सकता था कि वह किसी भी आधार पर बेटी के ऊपर रिजेक्शन का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते थे। पर इतने जतन और टोटके के बाद भी 2 जगह से रिजेक्शन का ठप्पा लगने के बाद प्रज्ञा की शादी राहुल से हो गई थी। वक्त बदल गया था, पर वक्त के साथ लड़कियों के लिए सोच का दायरा नहीं बदला था। लड़कियों को आज भी रिजेक्ट किया जाता था, पर हाँ, समय ने करवट जरूर ली थी। अब लड़कियां भी लड़कों की तरह लड़कों को रिजेक्ट करने लगी है। हेलो हेलो। प्रज्ञा मयंक की आवाज़ सुनकर अपनी सोच के घेरे को तोड़ बाहर आ गई। सुन रही हो बेटा? बोलो मामी जी। मैं खुद भी नहीं चाहता कि जिस किसी से भी मेरी शादी हो दिन भर घर पर बैठकर मेरे लिए खाना बनाए। जिस किसी प्रज्ञा का संकित मन सोशल नेटवर्किंग पर मयंक के साथ की लड़कियों की तस्वीरों में उस जिस किसी को तेज़ी से टटोल रहा था। मयंक, ठीक कह रहे हो, जितना बड़ा शहर उतने ही खर्चे। दोनों नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बात कमाने की नहीं है मामी जी। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अच्छे से ज़िंदगी कट जाएगी, पर इस शहर में घर में दिन भर अकेली पड़ी रहे, यह तो मैं भी नहीं चाहूँगा। प्रज्ञा हंस पड़ी। क्या जवाब देती? आज उसकी डिग्रियाँ उसको मुचिढ़ा रही थी। राहुल ने शादी की पहली ही रात कह दिया था, मुझे घर संभालने वाली लड़की चाहिए। नौकरी के चक्कर में घर की शांति भंग नहीं कर सकता। आखिर घर में और भी महिलाएं हैं। प्रज्ञा ने दूसरे ही दिन उन सपनों को कहीं गहरे तहखाने में दबा कर रख दिया था। मयंक, कह तो तुम सही रहे हो, शायद तुम को अच्छा ना लगे, पर तुम्हारे घर का जो माहौल है, वहाँ तुम्हारी बीवी से साड़ी पहनने की उम्मीद की जाए, खाने में 3 तरह की सब्जियाँ की उम्मीद की जाए, तो वह बेचारी कैसे कर पाएगी साड़ी? मामी जी, इन 2 सालों में मैंने किसी को सलवार सूट में भी नहीं देखा। आप साड़ी की बात कर रहे हो, आप 3 सब्जियों की बात कर रही हो। मैं तो यह भी नहीं उम्मीद नहीं करता कि उसे खाना बनाना भी आता हो। जब मुझे बनाना नहीं आता, अगर उसे बनाना नहीं आता हो तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? वैसे भी वह सब तो मैनेज हो ही जाता है। मयंक की बेबाकी कहीं ना कहीं उससे अंदर तक भेद गई थी। कहीं ना कहीं वह अपने भविष्य के लिए भी भयभीत हो रही थी। कुछ वर्षों बाद वह भी तो उसी दहलीज पर खड़ी होगी जहां आज दीदी खड़ी थी। प्रज्ञा हतप्रभाव थी। क्या वाकई में ज़माना बदल गया है? प्रज्ञा की आंखों के सामने दीदी का चेहरा घूम गया। बहू के लिए देखे गए अनगिनत सपने कहीं ना कहीं उसे चूर होते दिख रहे थे, जिनके किरचे उसे चुभती महसूस हो रही थी। प्रज्ञा कहीं भी घूमने जाती तो ननद के लिए उस शहर की कोई प्रसिद्ध चीज़ ले आती। कई बार तो दीदी ने भी मनुहार करके अपने भाभी बहू के लिए भी साड़ी मंगवाई थी। प्रज्ञा, एक साथ कुछ नहीं हो पाता, धीरे धीरे कर लेंगे, इकट्ठा करती चलूँगी, तभी तो मयंक की शादी पर बना पाऊँगी। बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी, न जाने क्या क्या। माँ तो माँ ही होती है। महीनों की जद्दोजहद के बाद
आखिर मयंक के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ही ली गई। लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, मयंक के बराबरी की थी। दीदी अपनी चांद सी बहू में गुण गाते नहीं थक रही थी। जानती हो प्रज्ञा, रुचिका मयंक के पहले से नौकरी करती है, मयंक से कहीं ज़्यादा अच्छा पैकेज है उसका। दीदी आप की तो ऐस है, दोनों हाथ लड्डू, सुंदर और कमाऊ बहू मिल रही है आपको। दीदी की भाषा और व्यवहार में अचानक से कमाऊ बहू की ठसक दिखने लगी थी। दीदी साड़ी और लेनी है तो बता दीजिए, प्रज्ञा ने भाभी होने का फर्ज निभाते हुए कहा। प्रज्ञा सुन, पीहर से बात के लिए सिर्फ मेरे और जीजा जी का ही कपड़ा लाना, और मयंक को भी मैं देख लूँगी। नए ज़माने के बच्चे हैं, पता नहीं क्या पसंद आए क्या नहीं, हम लोगों का तो सब चल जाता है। नहीं दीदी, ऐसे कैसे, यह तो पीहर वालों की जिम्मेदारी है। प्रज्ञा ने अपनी आवाज़ में रस घोलते हुए कहा। आखिर शादी का दिन आ गया, सब बहुत खुश थे। खुश तो दीदी भी थी, पर शायद मयंक की वापसी की बात सोच कर उसकी आंखें भर आई थी। दीदी शायद यह भूल गई थी कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदारी वे खुद थी। मयंक की पीठ पर आज जो सपनों के पंख हैं वे उन्होंने खुद ही रोपे थे। आज मयंक के बचपन की एक एक घटना को वह याद कर उनका आंचल भींगा जा रहा था। वक्त की आंच में स्मृतियां मोम की तरह पिघल कर आंखों में टप टप चू रही थी। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अपने खुद के अधूरे सपनों को पूरा करने का जरिया बना लेते हैं। झालर की रोशनी से नहाया दीदी का घर कितना खूबसूरत लग रहा था। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। बहू के आगमन के साथ मेहमानों की रवानगी शुरू हो गई। प्रज्ञा भी अपना सामान बांध रही थी, तभी पीछे से दीदी ने आकर प्रज्ञा को चौंका दिया। उनके हाथों में कुछ रंगीन लिफाफे और कपड़ों के बंडल थे। प्रज्ञा, आती रहना, मयंक अगले महीने तक चला जाएगा, रुचिका अभी यहीं रहेगी। वीजा की औपचारिकता पूरी होते ही वह भी मयंक के पास चली जाएगी। ना जाने क्यों दीदी यह सब कहते कहते उदास हो गई। कितने मन से जीजाजी ने 2 मंजिला घर बनवाया था, एक एक चीज़ दीदी और मयंक की पसंद की लगवाई थी, पर आज उस घर में रहने के लिए दीदी और जीजाजी के सिवा कोई नहीं था। प्रज्ञा दीदी से आने का वादा कर अपने घर वापस आ गई। गृहस्थी की उठापटक से जूझती प्रज्ञा समय निकाल कर अक्सर दीदी से बात कर लेती। शुरू में तो सब ठीक था, पर कमाऊ बहू की सास होने की ठसक धीरे धीरे ना जाने कहाँ गुम होने लगी थी। वीजा का इंतजार करते करते साल भर होने को आ गया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। एक बार साड़ी में पैर फंस जाने की वजह से रुचिका गिरते गिरते बची थी। दीदी ने उसी दिन फरमान जारी कर दिया, तुम सूट पहनो, कहीं चोट वोट लग जाई तो फौरन फिर कौन सेवा करेगा। प्रज्ञा सोच में पड़ गई। वक्त के साथ दीदी कितनी बदल गई थी। शादी के 5 वर्षों बाद जब उसने दबे स्वर में सलवार कमीज पहनने की इजाज़त मांगी तो घर में कितना हंगामा मचा था। दीदी ने भी कितना कुछ सुनाया था। भले घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता, पर आज रुचिका को तो मानो खुला आसमान मिल गया। वह घर में गाउन पहनकर आराम से सास ससुर के सामने डोलने लगी थी। चीज़ें बिगड़ रही थी और चीज़ों के बिगड़ने के साथ दीदी के फ़ोन के आने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। प्रज्ञा उनके फ़ोन को उठाने से बचने लगी थी, पर बचती भी तो कब तक। घर में शायद कुछ ज़्यादा ही बवाल हो गया था। दीदी का सुबह ही फ़ोन आ गया था। प्रज्ञा, देख क्या ज़माना आ गया, गिनती के 3 लोग हैं और महारानी से 3 लोगों का भी खाना नहीं बन पाता। कहती है कि नौकरी करूं या खाना बनाऊं, इनकी नौकरी से हमें क्या लेना देना। कौन सा एक चवन्नी हमारे हाथ पर धर देती है। 30 त्योहार पर दे भी दिया तो उससे क्या पेट भर जाएगा। कहती है कमाने का फ़ायदा क्या, जब एक खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते। यह अब यही रह गया है कि घर में 2 औरतें के रहने के बावजूद नौकरों के हाथ का खाना खाया जाएगा। प्रज्ञा चुपचाप ननद की बात सुनती रही और सोचती रही कि दीदी को बहू से उम्मीद करने या कोसने से पहले एक बार अपने बेटे से भी पूछना चाहिए था कि उसे कैसी बीवी चाहिए थी। रुचिका ही हर बार अच्छी बहू होने का प्रमाण क्यों देती फिरे। आखिर मयंक कब आ कर यह कहेगा कि उसे तो ऐसी ही जीवन साथी चाहिए थी। आखिर रुचिका की कर्तव्यों की कसौटी पर क्यों और कब तक
पीसती रहेगी। क्या सचमुच मयंक कभी यह कह पाएगा? प्रज्ञा सोचती रही। क्या इस सवाल का जवाब कोई भी दे पाएगा? सच कहा है किसी ने, समाज स्त्रियों के लिए कभी नहीं बदलता। सवालों के सुलगते अंगार पर ना जाने स्त्रियां कब तक जलना पड़ेगा। बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।